हेलो 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है, ठीक है। और इसमें आपके 2 से 3 लेक्चर हो भी चुके हैं, ठीक है। और यदि कोई इस वीडियोस को देख रहा है तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को रीड करके आए, क्योंकि जो अब टॉपिक स्टार्ट होने वाला है यहाँ से एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होने वाली है। अभी तक जो हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, रेजिस्टेंस, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये बारे में हमने पढ़ा, ये उसके कंपोनेंट्स है गाइस। लेकिन आज जो टॉपिक है वो ओम्स लॉ है, ठीक है। और ओम्स लॉ क्या काम करता है, उस टॉपिक को स्टार्ट करता है। टॉपिक को स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टार्ट होने वाला है। और गाइस ये 10th क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो 10th क्लास में है वो 12th क्लास में भी है। 10th में भी आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं, और 12th में भी जाके आप इलेक्ट्रिसिटी और लाइट ही पढ़ते हैं। तो गाइस थोड़ा समझने की जरूरत है कि आपका जो टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है वो ओम्स लॉ है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, और वीडियोस को एक बार जरूर पूरा देखें गाइज। एक बार वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर जो आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो टॉपिक है वो आपने पढ़ रखा है, उसका न्यूमेरिकल्स है, वो आपने पढ़ भी रखा होगा, वो न्यूमेरिकल्स भी होगा, मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ के लिए। बट कभी कभी छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जो सिर्फ लैंग्वेज फॉर्मेशन में होती हैं, नोट्स में नहीं होती हैं। तो गाइज थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक बार वीडियो देखें तो एक बार पूरी वीडियो देख लें, उसके बाद जैसे आप चाहते हैं वैसे कर लीजिए, ठीक है। बट एक बार तो पूरी वीडियो देखें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी जो छोटी छोटी टर्म्स हैं जो सिर्फ लैंग्वेज में ही क्लियर हो सकती हैं, उसको हम कॉपीराइट नहीं कर सकते हैं। ओके गाइज, चलिए आज का जो टॉपिक है वो हमारा ओम्स लॉ है। गाइज ओम्स लॉ क्या बोलता है, देखिए हमारे पास जब भी हम बात करते हैं ओम्स लॉ हर जगह फॉलो करता है। सबसे मेन चीज़ ये होता है, जहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, लाइक आप फ्रिज, टीवी, एसी, दैट इज एनी अदर एलिमेंट्स विच इज यूज इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो होगा। ओके गाइस, कोई भी ऐसे एक्सेप्शन केस नहीं है जहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो गाइस समझ लेते हैं ओम्स लॉ क्या बोलता है। ओम्स लॉ बोलता है कि आपका जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, जो आपका वोल्टेज पोटेंशियल होता है वो आपके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, जो आपका V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के I के। जब आपको यह भी पता है यदि कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और आप इजिकल टू का साइन लेके आते हैं, तो उस कंडीशन में आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो कि V इजिकल टू आई आर हो जाएगा, जहां पे R आपका क्या होगा, कांस्टेंट। तो ओम्स ने क्या बोला, ओम्स ने बोला किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल है वो आपकी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, यदि कहीं पर आप वोल्टेज पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, यदि कहीं पर आप पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी करंट की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ये सिंपली बोलता है कि देयर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, देयर V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज ओम्स लॉ। इसके अलावा कुछ नहीं है ओम्स लॉ में। बट यहां से क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है 100% मान के चलिए बोर्ड में यहां से क्वेश्चन अराइज होता है, चाहे वो 1 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो, वो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन कैसे कैसे वो मुझसे अराइज कर सकता है, ठीक है। तो गाइज यहां पर मेरे पास एक फॉर्मूला आया V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। मैं पूछूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे इस फॉर्मूले को चेंज कर सकता हूं। क्या, यदि मैं इसको लिख सकता हूं I इज इक्वल टू V अपॉन आर, या R इज इक्वल टू V अपॉन आई। गाइस देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, I इज इक्वल टू V अपॉन आर और R इज इक्वल टू V अपॉन आई। यदि कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि करंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप सिंपली बोलेंगे द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल एंड द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड करंट। द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल एंड द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड करंट। यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल एंड द करंट, ठीक है। तो यहां पर जब डेफिनेशन लिखते हैं वो तो इजी होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या अराइज होता है यहां पर, क्वेश्चन देखिएगा इस क्या होता है। देखिए जैसे मैंने बोला करंट, व्हाट हैपन इफ रेजिस्टेंस इज डबल, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन करके, व्हाट हैपन रेजिस्टेंस इज डबल, व्हाट इफेक्ट ऑन द करंट, व्हाट इफेक्ट ऑन द करंट व्हेन रेजिस्टेंस इज डबल, ठीक है। वो आपको बोल रहा है यदि मैं रेजिस्टेंस को डबल कर दूं तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, या बोले यदि मैं वोल्टेज को हाफ कर दूं तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, बोलते मैं रेजिस्टेंस को हाफ कर दूं तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है। तो गाइस पहले हम I इज इक्वल टू V अपॉन आर लेके चलते हैं, इसमें देख लेते हैं।
गाइस देखिए, जो आई है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? निगेटिव। इनवर्सली का मतलब होता है निगेटिव, डायरेक्टली मतलब होता है पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव का मतलब समझिए। अब यदि उसने मुझसे बोला व्हाट हैपन इफ रेजिस्टेंस इज डबल, उसने बोला रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया है, तो मैं क्या करूंगा? करंट को डिक्रीज करूंगा। ठीक है, उसने बोला इफ रेजिस्टेंस इज 2R, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, देन करंट डिक्रीज। ओके गाइस, जो करंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब यदि मैं बोलूं कि रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो करंट में क्या इफेक्ट हुआ? डिक्रीज होगा। पोटेंशियल तो वही रहने वाला है, पोटेंशियल में तो चेंज नहीं होने वाला। अच्छा, रेजिस्टेंस को डबल करने पर करंट क्या हुआ? डिक्रीज। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, यदि मैं रेजिस्टेंस को डबल कर दूं तो करंट डिक्रीज होगा, और यदि मैं रेजिस्टेंस को हाफ कर दूं, यदि मैं रेजिस्टेंस को हाफ कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा गाइस? डबल हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पे आई जो आपने बोला डिक्रीज, डिक्रीज कितना? हाफ। रेजिस्टेंस को डबल किया तो करंट हाफ हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यदि रेजिस्टेंस को मैंने हाफ किया तो जो आई है वो इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ओके गाइस, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, यदि मैं रेजिस्टेंस को डबल कर दूं, देखिए गाइस कैसे होता है। यदि मैंने बोला मेरे पास I इज इक्वल टू वी अपॉन आर है, और मैंने बोला रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, I इज इक्वल टू वी अपॉन 2R कर दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द इफेक्ट ऑन करंट? यदि मैं बात करूं इस करंट में और इस करंट में क्या इफेक्ट होगा, मान लीजिए I1 है, ये I2 है, इन दोनों में क्या चेंज होगा? तो ये जो है 2 एक्स्ट्रा आ रहा है और वो भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, और यदि मैंने बोल दिया रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, ठीक है, यदि मैंने बोल दिया रेजिस्टेंस जो R था वो मैंने R/2 कर दिया, जब R/2 कर दिया तो जब मैं I2 निकालूंगा तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2V/R। तो इस कंडीशन पे जो आपका करंट है वो डबल हो गया। तो गाइस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, इस फॉर्मूले से यदि मैं रेजिस्टेंस को डबल करूंगा तो करंट हाफ होगा, और हाफ करूंगा तो डबल होगा। यदि मैं 4 टाइम करूंगा तो आपका जो करंट है लेस ऑफ 4 टाइम हो जाएगा। यदि मैं इसको 1/4 करूंगा तो ये करंट जो है वो 4th टाइम हो जाएगा। तो गाइस थोड़ा समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन को हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए अभी जैसे मैंने आपको बोला I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब यही इसी में जैसे अभी आपने बोला I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, मैं बोलूं मैं पोटेंशियल को डबल करूंगा तो करंट भी डबल होगा, पोटेंशियल को हाफ करूंगा तो करंट भी हाफ होगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके गाइस, तो डायरेक्टली आपको समझ में आ गया होगा कि I और V और R में कैसे रिलेशन चलना है। व्हाट इफेक्ट ऑन सपोज दैट मैंने आप क्वेश्चन लिखा व्हाट इफेक्ट ऑन द करंट व्हेन रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, what effect on the current when resistance is half, then the current value will be doubled। करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। आपको क्लियर होगा गाइस? चलिए अब यदि यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए रेजिस्टेंस के लिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस? ठीक है, मैंने क्या बोला R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, तो यहां पर ही आपको पता है R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। यदि मैं रेजिस्टेंस को डबल करूंगा, यदि मैं वोल्टेज को डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा और करंट हाफ हो जाएगा। गाइस क्लियर है? यदि मैंने रेजिस्टेंस को वोल्टेज को डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, यदि मैंने करंट को डबल किया तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। गाइस क्लियर है ना? यदि मैंने इसको डबल किया तो ये हाफ हो जाएगा। आपको क्लियर होगा? ठीक है, यदि किसी को दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, वो पूछ सकता है। ओके गाइस, चलिए अब ओम्स लॉ से रिगार्डिंग ही कुछ बात करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ सिर्फ इतने पे खत्म नहीं होता है, ओम्स लॉ पे बहुत चीजें हैं जो काम करने वाली हैं। ठीक है, अब ओम्स लॉ कहां कहां पर वर्क करता है? ओम्स लॉ वर्क करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। ठीक है, जहां पर गाइस आपका पोटेंशियल होगा, जहां पर आपका वोल्टेज होगा, वहां पर ओम्स लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, जहां पर रेजिस्टेंस होगा वहां पर आपका ओम्स लॉ अप्लाई होगा, जहां पर आपका करंट होगा वहां पर आपका ओम्स लॉ अप्लाई होगा। तो मेनली 2 रीजन आते हैं जहां पर ओम्स लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, क्या होगा? जहां पे आपका पोटेंशियल होगा,
ठीक है, जहां पर आपका पोटेंशियल होगा वहां पर आपका ओम्स लॉ अप्लाई होगा। दूसरा, जहां पे आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस क्लियर है क्या? आपको क्या करना है, जहां ओम्स लॉ कहां पर अप्लाई होगा, क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ओम्स लॉ किस कंडीशन पे अप्लाई होता है, किस जगह पर अप्लाई होता है। तो ओम्स लॉ वहीं पर अप्लाई होता है जहां पर आपका पोटेंशियल वोल्टेज होगा, और दूसरा जहां पर आपका सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। ओके गाइस, अब तो क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए गाइस, जैसे मैंने अभी बताया कि रेजिस्टेंस, ठीक है, आपने क्या बोला, रेजिस्टेंस की हमने बात की थी, सिंपल मैंने R इजिकल टू वी अपॉन आई डायरेक्टली फॉर्मूला बताया आपको। अब थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। R इजिकल टू वी अपॉन आई। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक अपोज करने वाला इक्विपमेंट है जो आपका करंट का अपोज करता है। क्यों? क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R इजिकल टू वी अपॉन आई, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस आपके करंट का अपोज करता है, ठीक है, आपकी करंट की वैल्यू को फ्लो होने से रोक लेता है, ठीक है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल एंड द करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज है कि आपका रेजिस्टेंस क्या काम करता है? अपोज करता है किसका? करंट का। लिख देता हूं, करंट अपोज क्या काम करता है? करंट का अपोज करता है। अब गाइस थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस एक तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है और एक करंट पे डिपेंड करता है। ये तो सिंपली करता ही करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो करता है वो वोल्टेज पे और करंट पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जहां पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे पूछा जाता है, what effect on the resistance when length is increase, thickness is increase, area will be increase, ठीक है, टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जहां पर रेजिस्टेंस आपके एक्सटर्नली इफेक्ट या आपने जो इक्विपमेंट यूज किया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। यदि आपने कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज किया है, ठीक है, सपोज दैट एक कंडक्टर ये है और एक इससे बड़ा कंडक्टर है, तो जाहिर सी बात है जो बड़ा कंडक्टर है उसके अंदर लेंथ ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ओके गाइस, दूसरा आपका डिपेंड करता है आपकी थिकनेस पर। थिकनेस का मतलब उसकी मोटाई पर, ठीक है। यदि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर की जो थिकनेस है, ठीक है, एक कंडक्टर है पतला, एक कंडक्टर है मोटा। यदि मोटा है, थिकनेस ज्यादा है, तो उस कंडीशन में भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। नंबर तीसरा बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज ली है, ठीक है। जब आप किसी वायर में या किसी कंडक्टर में आप करंट को फ्लो करा रहे थे, तो आपको ये देखना पड़ेगा जो वायर है वो किस चीज की बनी है। नाइक्रोम की बनी है, टंगस्टन की बनी है, एल्यूमिनियम की है, कोबाल्ट की है, निकल की है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा, वो आपके नेचर ऑफ मेटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि आपका जो मटेरियल है वो कैसा है। ओके गाइस, नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जो कि आपका टेम्परेचर है, ठीक है गाइस। तो ये आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यदि आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई है, तो उस कंडीशन पे आपका जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो भी हाई होगा। तो गाइस क्या क्लियर है ना? रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस आपका लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, इन चारों पर डिपेंड करता है। चलिए तो क्लियर होगा गाइस। चलिए इस पे एक सिंपल न्यूमेरिकल आता है, V इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, इस पे एक न्यूमेरिकल आता है, 2 अननोन क्वांटिटी है, एक तीसरी क्वांटिटी आपसे पूछ लेता है, सिंपल आप निकाल के लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, वो आपसे थोड़ा टॉपिक को क्लियर कर देगा, ठीक है। इसमें आपका सैंपल प्रॉब्लम नंबर 3 है, ठीक है। ये चांद चल रही है जो, ठीक है, इसमें सैंपल प्रॉब्लम नंबर 3 है। ये क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट, एक आयरन है, ठीक है, ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। उसने क्या बोला, मेरे पास एक आयरन है, उसकी जो सप्लाई है वोल्ट की 220 वोल्ट है, और यहां पर उसने जो करंट दिया है वो उसने दिया है 3.4 एम्पियर। ओके गाइस, चलिए ये V दिया है, और फिर उसने मुझसे पूछा
आगे उसने बोला व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। समझ लीजिए उसने क्या बोला, यदि एक करंट एक आयरन है, उस आयरन में 3.4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उस टाइम पे जो वोल्टेज जहां पर आपने जो प्लग लगाया उस टाइम जो वोल्टेज आ रही है वो 220 वोल्ट आ रही है। वो बोल रहा है कि करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी यदि वोल्टेज मेरे पास कितनी 110 हो जाए। ओके गाइस, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आपको समझना पड़ेगा हम क्वेश्चन को कह देंगे कैसे। सबसे पहले आप इसमें देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है। करंट की वैल्यू चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा। अभी V इजिकल टू या IR से हमने क्या पढ़ा, R जो होता है वो कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले जो आपका आयरन है सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। अब जैसे V इजिकल टू V दिया है, I दिया है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा V इजिकल टू IR, ठीक है। मुझे V दिया है 220 अपॉन I हो गया 3.4 इंटू R। यहां से R निकालूंगा जो कि 220 अपॉन 3.4, पॉइंट हटा के ये 10 हो जाएगा। यहां पे मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा जो कि रेजिस्टेंस मेरे पास डिवाइड करके आएगा 64.7। ओके गाइस, आप इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, आंसर पता लग जाएगा 64.7 ओम है, ठीक है। V दिया है, I दिया है, V इजिकल टू IR से R निकल गया। अच्छा, अब क्या करना है, उसने बोला आपको जो वोल्टेज है वो 110 का वोल्ट का सप्लाई लेना है, ठीक है। जब आपको 110 वोल्ट का सप्लाई लेना है, दोबारा से V इजिकल टू कितना हो गया 110, R तो कांस्टेंट है जो कि 64.7 है, ठीक है। और वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे I पूछ रहा है। तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। V कितना है 110, ये 64.7 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है 1.7 एम्पियर। गाइस यूनिट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, गाइस यूनिट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक चीज छूट गई, अभी डिस्कस करते हैं। तो I इजिकल टू V अपॉन R 110 64.7 1.7 एम्पियर। गाइस अभी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, ठीक है। जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो होती है ओम्स, ठीक है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके गाइस, ठीक है, यूनिट किसकी है, रेजिस्टेंस की। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस 64.7 ओम, ठीक है, ये ओम का साइन है, ठीक है, ओम्स का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका यूनिट ओम्स डिनोट करना पड़ेगा। ओके गाइस, आई होप सो कि क्लियर है कि यहां तक का टॉपिक, ठीक है। यदि न्यूमेरिकल है तो सिंपली आप ट्राई कर सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल है। अभी जैसे गाइस हमने पढ़ा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के ऊपर ग्राफ भी बनाने के लिए आ जाता है कभी कभी, ठीक है, बहुत रेयर केस आता है लेकिन आ जाता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इजिकल टू IR, ठीक है। अब जो V है और I है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसमें आपको ग्राफ बनाने के लिए दे दिया जाता है कि V और I में ग्राफ बनाइए, V और I। जब कोई चीज किसी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उस टाइम पे जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक लीनियर लाइन होती है जो कि बिल्कुल बीच में से पास आउट होती है। आज तो क्लियर होगा गाइस, ठीक है। यही आपका आज का टॉपिक है, ठीक है, जो हम बात करते हैं ओम्स लॉ के लिए। आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, V इजिकल टू IR है और उसका ग्राफ है, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। चलिए, हम कंडक्टर पढ़ चुके हैं। कंडक्टर क्या होता है, जो आपका करंट को पास करता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर को हम दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, जो कंडक्टर है विच हैव लो रेजिस्टेंस, जिसके पास रेजिस्टेंस लो होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं, कंडक्टर। फिर आपका आता है इंसुलेटर, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, जिसके पास हाई रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं, इंसुलेटर। लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टर, नया नाम है गाइस, ठीक है, रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या होता है, जहां पर आपकी, ठीक है, जहां पर आपकी हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, जहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, ठीक है, विच हैव हाई, स्लाइटली हाई बोल सकते हैं, विच हैव स्लाइटली हाई रेजिस्टेंस।
ओके क्लियर गाइस। रेसिस्टर क्या है, जहां पर आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू स्लाइटली हाई, थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टर। याद रखिएगा रेसिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब देखिए कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर होता है जो आपके करंट को इजिली पास कर दे, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट होगा वो तो कॉपर होगा, एल्यूमिनियम होगा, Cu, कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, COPP होता है आई थिंक, ठीक है गाइस। चलिए, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये क्या है, कंडक्टर है जो करंट को पास कर देंगे। इंसुलेटर जो करंट को पास नहीं करता, जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जैसे वुड, ठीक है, ब्रिक्स, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आपके करंट को पास नहीं करते। लेकिन इसके अलावा जो रेसिस्टर है, रेसिस्टर क्या होता है, जहां पर आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है, जैसे कि इसमें जो एग्जांपल जाएगा वो नाइक्रोम, टंगस्टन, ठीक है। नाइक्रोम और टंगस्टन दो एलिमेंट ऐसे हैं, और भी होता है, उसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं गाइस, यूरेका, ठीक है। एक एग्जांपल और भी है यूरेका, ठीक है, यहीं पे लिख लेने का, ठीक है। ये कुछ अलॉय हैं, ये क्या चीजें हैं, ये अलॉय हैं, ये नेचुरली फाइंड नहीं होते, ये हम बनाते हैं। ये रेसिस्टर कहाँ यूज किया जाता है, रेसिस्टर वहां यूज किया जाता है जहां पर आपके हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं। हैवी इक्विपमेंट्स के मतलब क्या हो गया, आयरन, ठीक है। यदि मैं बात करूं आयरन के अंदर जो हम यूज करते हैं, नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं, टंगस्टन का वायर यूज कर सकते हैं। तो आयरन जो है वो हैवी इक्विपमेंट है, जैसे बल्ब है, बल्ब में आपका ग्लो होता है, बहुत ज्यादा होता है, वहां पे हम टंगस्टन का वायर यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको समझना पड़ेगा रेसिस्टर क्या है। रेसिस्टर वो चीज है जहां पे आपका रेजिस्टेंस स्लाइटली हाई होता है, और इसको हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर आपका हैवी इक्विपमेंट होता है, जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा लोड ज्यादा जाना है, या कहीं पे जैसे आयरन होगा जहां पे आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, हमें क्या करना चाहिए, एलॉय यूज करना चाहिए, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, यूरेका का। सो गाइस क्लियर होगा, ठीक है। आज का टॉपिक इतना ही है, ठीक है। और आप इस टॉपिक को एक बार रीड कर लेंगे कि कल का जो टॉपिक होगा इसी टॉपिक पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जो हम लेके चलेंगे और आपका आगे का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। सो क्लियर, ठीक है गाइस। और जिसको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। ओके गाइस, थैंक यू।